राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 65 वर्षीय आनंद कुमार जी की भले ही आज उन्हीं के घर में उनकी इज्जत नहीं थी। उनकी बहू उन्हें दो कौड़ी का समझती थी, लेकिन अपने समय में आनंद कुमार जी समाज में किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह घर तैयार किया था, जो किसी आलीशान कोठी से कम नहीं था। आनंद कुमार जी के घर में जो भी आता, उनकी घर की सजावटों को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रहता था। आनंद कुमार जी का कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, ना ही कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी। वह तो मजदूरी का काम किया करते थे। उनका काम इतना अच्छा और ईमानदारी से हुआ करता था कि लोग उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बुलाने जाया करते थे। जहाँ बाकी मजदूरों को काम नहीं मिलता था, वही आनंद कुमार जी के पास ऑर्डर पर ऑर्डर रहता था। आनंद कुमार जी का इंतजार करते थे। वह समय दिया करते थे कि अभी मेरे पास सामने इतना काम है, यह करके मैं अवश्य आपके घर आऊंगा। आनंद कुमार जी अपने जमाने में बहुत पैसा कमाए, अपनी मेहनत से नाम कमाया, लेकिन आज उनकी पत्नी के जाने के बाद बेटे और बहू घर में उनकी दो कौड़ी की इज्जत करके रख दिए थे। आनंद कुमार जी की आज बड़ी बहन आरती घर पर आई थी। आरती को देखकर उनकी बहू रीना प्लेट में सजाकर नाश्ता लेकर आती है और कहती है, पापा जी आइए, आप भी सबके साथ नाश्ता कर लीजिए। आनंद कुमार जी यह देखकर नाश्ते के प्लेट को हाथ नहीं लगाते। वह समझ रहे थे कि बहू कितनी शातिर है। उन्हें तो पता था कि जो बहू उन्हें एक कप चाय और दो बिस्किट के लिए तरसा देती है, आज वह प्लेट भरकर नाश्ता लेकर आई है, ताकि उनकी बहन को लगे कि हमारी यह बहू बहुत ही अच्छी है, हमेशा मेरे बड़े भाई का ध्यान रखती है। आनंद कुमार जी नाश्ते में हाथ नहीं लगा रहे थे। रीना ने कहा, पापा जी क्या हो गया है, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? आप नाश्ता नहीं करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। आप रोज ऐसा ही करते हैं। मैं आपके लिए आपकी पसंद का तरह तरह का पकवान बनाकर लाती हूँ, लेकिन आप खाने से मना कर देते हैं। यह सुनकर आरती दीदी तो मन में सोचने लगी कि मेरे भाई का उनकी बहू कितने अच्छे से ध्यान रखती है। फिर जब बहू अंदर चली गई तो आरती दीदी ने कहा, भैया खाओ ना, बहू कितना प्यार से कह रही है, लेकिन तुम हो कि कुछ खा नहीं रहे हो। आनंद कुमार जी ने कहा, आरती दीदी तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी यह जो बहू है कितने प्यार से कह रही है, वह तो सब मुझे पता है। तुम्हें देखकर दिखावा करती है, तुम्हारे सामने आदर्श बहू बनने का नाटक करती है, वरना यह तो मुझे। इतना ही आनंद कुमार जी के मुंह से निकला था कि अभी रीना ट्रे में चाय लेकर आ गई, तो आरती दीदी ने उन्हें ऐसे धक्का देते हुए चुप करने का इशारा किया। आनंद कुमार जी चुप हो गए। अब बातों को बदलते हुए आरती दीदी ने कहा, चलो चलो, चाय भी ठंडी हो जाएगी, भैया नाश्ता करो। आनंद कुमार जी का मन नहीं था कि बहू के हाथ का दिया हुआ नाश्ता करे। उन्हें क्रोध था कि वह जब कभी देती नहीं है तो आज बहन के सामने दिखावा क्यों करे। कल से तो बासी रोटी ही देना है। तभी उनका पोता प्रियम आ गया और दादाजी दादाजी कहकर उनसे लिपट गया। कहने लगा, दादाजी जल्दी से नाश्ता कर लो, जब आप नाश्ता कर लोगे तभी तो मुझे कहानियां सुनाओगे ना। हाँ करता हूँ बेटा, नाश्ता नहीं किया तो भी मैं तुम्हें कहानी सुना दूंगा। अब आरती दीदी माहौल को बदलते हुए प्याज के पकौड़े में से एक पकौड़ा उठाकर मुंह में डालते हुए बोली, बहू बहुत अच्छा पकौड़ा बनाई है, भैया खाकर तो देखो। आनंद कुमार जी भी प्लेट में रखा हुआ पकौड़ा उठाकर खाने लगे। आनंद कुमार जी की आंखों में आंसू तैर गए। वह बहुत कुछ अपनी बहन से बताना चाहते थे, लेकिन बहू बार बार कुछ न कुछ बहाने से आ जाती थी। वह अपनी बहन से बता नहीं पाए। वहीं आरती दीदी समझ रही थी कि भैया के दिल में कुछ न कुछ गुबार है, जो वह मेरे सामने कहना चाहते हैं। एक वही आरती दीदी ही क्यों थी
जो आनंद कुमार जी के दुख दर्द को समझा करती थी। वह उन्हें अपने पिता समान मानती थी और आनंद कुमार जी भी अपनी बहन को बहुत मानते थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से बहुत ख्याल रखा करते थे। बाकी के जो रिश्तेदार थे, सबको तो रीना ने अपने बस में कर लिया था। बस एक आरती दीदी ही बची थी, जो हमेशा सच का साथ दिया करती थी। वह समझ रही थी कि भैया मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वह देख रहे थे कि बहू भी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही है। वह तो बार बार बातें सुनने के बहाने ही आ जाती थी। इसीलिए उन्होंने अपने भैया की बात को हर बार बदलने की कोशिश की और आनंद कुमार जी थे कि कहने में ही लगे थे। फिर कुछ समय बीता, दोनों ने नाश्ता किया और आरती ने कहा, चलो भैया छत में चलते हैं, देखते हैं हमारे गांव में आस पड़ोस में कितने नए नए मकान बन गए हैं। काफी समय हो गया हम लोग छत पर नहीं गए। भैया बचपन की बातें याद करो, कैसे हम लोग छत में खेला करते थे। आनंद कुमार जी ने कहा, हाँ हाँ आरती दीदी चलो। दोनों भाई बहन छत पर चले गए। छत में जाते ही आनंद कुमार जी अपनी बहन से कहने लगे, अरे यह जो नाश्ता लेकर आई थी बहू, तुम्हारे सामने अच्छी बहू होने का दिखावा कर रही थी। यह तो मुझे कभी पेट भर का खाना भी नहीं देती। यह सुनकर आरती दीदी ने एक बार घर के सामने देखा कि सामने से कहीं सीढ़ियों से ऊपर ना आ जाए रीना बहू, लेकिन वह अभी ऊपर नहीं थी। बार बार आरती दीदी की नजर उधर थी। इधर आनंद कुमार जी अपनी बहन से कहने लगे कि मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं रखती है। यह तो तुम्हें देखकर इतना दिखावा कर रही थी, देखा नहीं कैसे कह रही थी, पापा जी आप नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। अरे यह तो मेरे लिए बेटे के ऑफिस आने से पहले ही सूखी रोटी दे देती है और कहती है खा लो, फिर बाहर मत निकलना और मुझे अपने कमरे में सोने को बोल देती है। और फिर यह मेरे बेटे के साथ अच्छी अच्छी पकवानें बनाकर दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। और जब बेटा बोलता है कि पापा को खाना दिया तो कहती है, हाँ यही सब कुछ तो दिया है, खा लिए हैं और सो रहे हैं। उन्हें पहले ही खिला देती हूँ ताकि उनका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाए। विशाल भी अपनी पत्नी के मुंह से यह सुनकर अस्वस्थ हो जाता है और फिर कुछ नहीं कहता। लेकिन मुझे एक रोटी आधी रोटी में पेट कहाँ भरता है। वह भी दोपहर की बची हुई सूखी रोटी दे देती है तो मैं किसी तरह से खाकर पानी पी लेता हूँ। बिस्तर में चादर के नीचे सर छुपाकर रोता रहता हूँ। दीदी तुम सोचोगी कि जब से मैं आई हूँ तो मेरा यह भाई सिर्फ खाने खाने की बातें कर रहा है, कितना मतलबी हो गया है। लेकिन क्या करूँ, जब से तुम्हारी भाभी दुनिया को छोड़कर गई है तब से ना तो मुझे पेट भर खाकर डकार आई है और ना ही मेरे जीभ को कोई स्वादिष्ट पकवान लगा है। जिस दिन विशाल घर में रहता है उसी दिन उसके सामने जो घर में अच्छा खाना मिलता है बनता है वही मुझे मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई त्योहार है। जब बेटे की छुट्टी रहती है तभी मुझे बहू कुछ अच्छा खाना देती है, वरना यह तो वही दोनों टाइम का बासी देती है और आते ही कह देती है कि तुम्हारे पिता को खाना देकर उन्हें आराम करने के लिए बोल दी हूँ। यह तो मुझे किचन की तरफ कभी जाने भी नहीं देती है। आज तुम्हारे सामने पोते को भी मेरे पास आने दी थी, वरना यह तो हमेशा पोते को अपने कमरे में रखती है, मेरे कमरे की तरफ आने भी नहीं देती। मेरा मासूम पोता मेरे पास आने के लिए तड़पता रहता है। आते जाते दूर से ही दादाजी कहकर मेरे पास आ भी गया तो यह दौड़ कर बुला लेती है या आवाज देने लगती है कि प्रियम जा ये काम कर दे, जा यह काम कर दे। इसीलिए मुझे बहुत दुख होता है। यह सब सुनकर आरती दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, भैया भाभी कितना ध्यान रखती थी तुम्हारा। जब भी मैं आती थी तो मेरे लिए भी मेरी मनपसंद का अच्छा अच्छा भोजन पकवान बनाती रहती थी।
और तुम्हें तुम्हें तो कुछ कहना भी नहीं पड़ता था। तुम्हारा कब क्या खाने का मन है वह सब कुछ बड़ी अच्छे से समझ जाया करती थी। भाभी लक्ष्मी थी, मेरी माँ का भी कितना ध्यान रखती थी। हाँ आरती, तुम्हारी भाभी जैसी तो इस घर में दूसरी लक्ष्मी आई हुई कहाँ। यह कह ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि बाहर किसी की चलने की आवाज है। आरती दीदी ने छत के किनारे जाकर देखा तो रीना इधर से उधर घूम रही थी। वह तो कोशिश कर रही थी दोनों भाई बहन की बातें सुनने के लिए, लेकिन उन्हें शायद सुनाई नहीं दिया होगा। अब ऊंची आवाज में आरती दीदी बोली, हाँ भैया क्या कर सकते हैं। भाभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, आप हमेशा के लिए अकेले हो गए। आरती दीदी समझ गई थी कि रीना बहू हमारी बातें सुन रही है, इसीलिए उन्होंने बातों के विषय को बदल दिया और भाभी के जाने के गम को लेकर बात को बदलते हुए कहने लगी कि भाभी के जाने का गम तो हमेशा ही रहेगा। अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए रीना ऊपर आ गई और कहने लगी, खाना बन गया है। पापा जी बुआ जी आप लोग खाना खाने आ जाओ। आरती दीदी ने कहा, विशाल आ गया क्या? तो रीना ने बोला, अभी नहीं। आरती दीदी ने कहा, बहू विशाल को भी आ जाने दो कि सब लोग साथ में खाना खाते हैं। अभी तो हम लोगों ने नाश्ता भी किया है। अब रीना कुछ बहाना नहीं था, इसीलिए नीचे चली गई। यह सुनकर आरती दीदी अपने भाई से कहती है, तुम कुछ अपने कमरे में खाने पीने की चीजें रखते क्यों नहीं हो? नमकीन है, बिस्किट है, कुछ भी तो सूखा नाश्ता रखा करो। जब तुम्हारा मन हो नाश्ता कर लिया करो। आरती की बातें सुनकर आनंद कुमार जी ने कहा, अरे इस बहू के सामने तो कभी मैं कोई चीज मंगा कर भी नहीं खा सकता। यह तो गांव में, मोहल्ले में, घर में मेरे कुछ खा लेने से अफवाह फैला देती है। यह कितना भुक्कड़ ससुर है, चोरी चोरी सब कुछ लाकर खाता रहता है। मैं इससे हर चीज में परेशान हूँ। और फिर विशाल के सामने भी बातें बढ़ चढ़ कर करती है कि मेरे खाना देने से पेट नहीं भरता। तुम्हारा बूढ़ा पिता अपने कमरे में खाने की चीजें मंगा मंगा कर चोरी चोरी खाता है। मुझे बेटे के सामने भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कुछ नहीं मंगा कर रखता। यह सुनकर आरती दीदी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, यह घर तो अभी भी तुम्हारे नाम पर है भैया, तुम इतना डरते क्यों हो? तो आनंद कुमार जी ने कहा, यह घर मेरे नाम पर है, लेकिन वारिसाना के रूप में विशाल ने अपने नाम पर करवा लिया है। और वह अब दोनों पति पत्नी तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं ताकि वह इस घर में अपनी मनमानी कर सके। आरती दीदी ने कहा, मैं नहीं मान सकता भैया कि विशाल अपनी पत्नी की तरह आपको तकलीफ देता होगा। शायद विशाल को पता ही नहीं होगा कि विशाल की पत्नी आपके साथ यह सब कर रही है। आनंद कुमार जी को लगा कि अपने ही बेटे की बात अपनी ही बहन के सामने कहूँ तो क्या कहूँ। उनके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। वह थोड़े समय के लिए चुप हो गए। तो आरती दीदी उनकी चुप्पी को देखकर कहती है, भैया चिंता मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं विशाल के आते ही बात करूंगी। तो यह सुनकर आनंद कुमार जी थोड़ा घबरा गए। ना जाने आरती दीदी पूरे परिवार के सामने क्या कह देगी। कहीं घर में बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए, बात ना बढ़ जाए, वरना दीदी के जाने के बाद रहना तो मुझे इसी घर में है। अगर कुछ ज्यादा बात विवाद हो गया तो मेरा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तक विशाल भी आ गया था। उसने आवाज दिया, बुआ जी आ जाओ, सब लोग खाना खाते हैं। जब विशाल अंदर गया तो विशाल की पत्नी रीना ने कहा, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बुआ न जाने कब से क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। तुम्हारी बुआ तो सब कुछ सिखा पढ़ाकर ही रख देगी आज तुम्हारे पिता को। विशाल ने कहा, मेरी बुआ से बात जवाब मत करना, मेरी बुआ पढ़ी लिखी भी है। मेरी बुआ से तो गांव वाले लोग भी बहस करने में डरते थे और उसे
अच्छे से सारे नियम कानून भी मालूम है। उसके साथ जरा संभल के रहना। मैं भी उसके साथ ज्यादा वाद विवाद बहस नहीं करता। यह सुनकर वैसे तो रीना किसी से डरने वाली नहीं थी, लेकिन थोड़ा सहम गई और नरमी से प्यार से बुआ को खाना खिलाई। ससुर को भी बुआ के सामने बड़े प्यार से खाना दी। फिर रात को अपने कमरे में सोने चले गए। आनंद कुमार जी सोचते रह गए कि आखिर कल आरती क्या करेगी। आरती दीदी प्रियम के कमरे में सो गई थी और वह सोचती रह गई कि सुबह कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आरती अपने पति संतोष जी के पास रात को गई और उन्हें जगाते हुए सारी बात बताई। संतोष ने कहा, बात तो बड़ी गंभीर है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। इतना तकलीफ है तुम्हारे भैया को, वह काफी समय से इतना अपने बहू बेटे का दुख झेल रहे हैं। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब आरती अकेली नहीं थी। आरती के पति संतोष जी भी आरती का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे। आरती ने सारी बातें समझा दिया था। दूसरे दिन सुबह उठते ही चाय नाश्ता करने के बाद विशाल कार लेकर कहीं जाने लगा, तो आरती दीदी ने कहा, विशाल तुम कार लेकर मत जाओ, कार घर पर ही छोड़ दो। तुम्हारे फूफा जी कार लेकर मुझे और मेरे भैया को मार्केट में घुमाने लेकर जाएंगे। आज तुम जैसे तैसे करके ऑफिस चले जाओ। यह सुनकर तो रीना का गुस्सा सर पर आ गया। वह अब तक जो बुआ फूफा जी और ससुर को बर्दाश्त कर रही थी, वह अब उसके हद से बाहर था। वह अपने पति को आंख दिखाते हुए कमरे की तरफ चली गई। विशाल भी समझ गया था कि रीना अब काफी गुस्से में है। वह बहाना बनाकर रीना के पास कमरे में पहुंच गया। रीना ने कहना शुरू कर दिया, यह तुम्हारी जो बुआ है बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बातें करती है। जब से आई है कभी चाय दे दो, कभी नाश्ता दे दो, और अपने भाई के साथ बैठ बैठ कर खिलाए जा रही। आर्डर अपने लिए देती है और खवाती अपने भाई को है। तुम्हारे पिता को अच्छे अच्छे पकवानों की आदत डाले दे रही है। इतना अच्छा खाना तो मैं महीने भर में भी नहीं देती थी, जितना आज यह बुआ ने खिला दिया है। और अब देखो, अब तो हद ही पार कर दी है। कार से घूमने जाएगी, तुम्हारे बूढ़े पिता को उसमें कार में बैठाएगी। औकात भी है कार में बैठने की। यह सुनकर विशाल भी, जो काफी परेशान हो गया था, रीना की बातों पर झल्लाते हुए बोला, अरे तुम चुप भी करो। तुम खाना पीना कार, आखिर बुआ और फूफा न जाने पिताजी को क्या क्या समझा देंगे, जो कि अभी तक अनपढ़ मजदूर जैसे मेरे पिता कभी ज्यादा बहस नहीं किया करते थे। उन्हें दुनियादारी का पता नहीं था, और हमने जो पेपर बनवाया था उसमें साइन करवा लिया था। कहीं वह यह बात ना बता दे। तुम यह सोचो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खाने पीने से आगे बढ़ता ही नहीं है। अब रीना का भी गुस्सा ठंडा हो गया था। वास्तव में खाना पीना के आगे से बात थी प्रॉपर्टी की, जिसे विशाल ने बड़ी चालाकी से अपने नाम पर करवा लिया था। उन लोगों को शक था कि पापा अपनी बहन आरती से बहुत प्रेम रखते हैं, कहीं उसे भी ना इस प्रॉपर्टी का हकदार बना दे। इसीलिए वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा लिए थे, लेकिन चोरी से किए थे। इसीलिए वह दोनों डर डर कर रह रहे थे। विशाल ने भी पत्नी को समझा दिया कि जब तक बुआ है तब तक तुम थोड़ा मुंह बंद करके रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार बुआ चली जाएगी तो जो तुम्हारे मन में आएगा वह करना। विशाल अब तक अपनी पत्नी के साथ बात कर ही रहा था कि अंदर से बुआ ने आवाज दिया, रीना बहू, नाश्ते में हम सबके लिए पराठा बनाकर लाओ और साथ में रायता भी बना देना। हम लोग नाश्ता करके फिर अभी बाजार के लिए जाएंगे। यह सुनकर रीना ने अपने पति से कहा, लो सुन लो, फिर से तुम्हारी बुआ का आर्डर आ गया है। देखो अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मैं अब कुछ बोल दूंगी। वह यह कह ही रही थी कि बुआ रीना के कमरे में पहुंच गई और कहने लगी, क्या बर्दाश्त से बाहर है, किसको बोल दोगी। रीना उन्हें देखते ही सकपका गई और कहने लगी, अरे बुआ,
मैं विशाल को कह रही हूँ, यह मुझे काफी समय से घुमाने या कुछ खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन देखो इन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। बुआ सब कुछ समझ गई थी। बाहर निकलते ही बोली, हम सबके लिए जल्दी से पराठा बनाओ बहू, हमें जाने में देर हो जाएगी। लेकिन बहू अभी अपने कमरे से नहीं निकली, वह विशाल के साथ बातें ही कर रही थी। तभी आनंद कुमार जी अपने कमरे से निकलते हुए बोले, आरती दीदी, यह बहू ऐसा ही करती है। जब मैं 10 बार आवाज देता हूँ तो यह एक बार सुनती है। देखा, तुमने पराठा बनाने के लिए कितनी बार बोला, लेकिन इसे तो जैसे सुनाई ही नहीं देता हो। यह सुनकर तो अब रीना का गुस्सा फट पड़ा और कहने लगी, अच्छा, तो 10 बार आवाज देते हो तो मुझे सुनाई नहीं देता, तो क्या घर में भूखे मरते हो? पूरा दिन घर का काम मैं ही तो करती हूँ। आनंद कुमार जी ने कहा, देखा दीदी, देखा, कल तक कैसे आदर्श बहू होने का नाटक कर रही थी और आज कैसे ऊंची आवाज में बात कर रही है। अच्छा रहने दो, दीदी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। यह मुझे किचन में कभी नहीं जाने देती, लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं खुद चाय बनाकर लाता हूँ। यह कहकर आनंद कुमार जी किचन में चाय बनाने चले गए। जो कभी अपने पत्नी के आगे चाय बना लिया करते थे, कभी कभी उनकी पत्नी किसी काम में व्यस्त रहती थी या कभी बीमार दुखी हो जाती, तो आनंद कुमार जी किचन में चाय बना लिया करते थे। पराठा भी बनाना आता था, यहाँ तक कि वह खिचड़ी भी बना लेते थे, लेकिन बहू उन्हें कभी किचन में घुसने नहीं देती थी। आज उनमें हिम्मत आ गई थी, वह चाय बनाकर लाए और अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर वह एक कप विशाल की तरफ देते हुए बोले, लो विशाल, तुम भी चाय पी लो, और एक चाय यह रीना बहू को भी दे दो। यह देखकर तो विशाल बिल्कुल आश्चर्य में था कि जो अभी अभी पिता गुस्सा करके किचन में गए और फिर हम सब के लिए चाय बनाकर लाए, शायद वह हमारी बातों का ज्यादा बुरा नहीं माने। लेकिन वह मन में अभी कुछ अलग ही सोच रहा था। जब वह लोग चाय पीकर उठ गए तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, अभी पापा जी से ज्यादा वाद विवाद बहस मत करना, क्योंकि वह अभी अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनकी बहन और उनके जीजा जी हैं। ना जाने पापा जी क्या कर बैठे, और हमने जो यह अभी मकान अपने नाम पर करवाया है, यह पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ वसीयतनामा है। ना जाने पापा इसे कब अपने मनमानी अपने ऊपर कर लें। यह अपनी पत्नी से कहकर निकला ही था कि इधर आनंद कुमार जी कहने लगे, दीदी, यह मकान मेरे नाम पर है, लेकिन इस घर में मेरा अधिकार एक नौकर की तरह है। मेरे बेटे और बहू ने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। आज मैं अपनी बहन और अपने जीजा जी के सामने यह कहे देता हूँ, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया तो मैं इस घर को वापिस से किसी वृद्धा आश्रम या किसी ट्रस्ट को दे दूंगा और खुद वृद्धा आश्रम में चला जाऊंगा। इन लोगों के हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगने दूंगा। मैंने बड़ी मेहनत करके यह आलीशान मकान बनवाया है और आज इसी मकान का मैं नौकर बनकर रह गया हूँ। अरे नौकर को भी तो महीने महीने पर उसकी सैलरी दी जाती है, लेकिन मुझे तो 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिलता। आज बुआ और फूफा जी के सामने आनंद कुमार जी यह सब बातें कह रहे थे। विशाल सारी बातें सुन रहा था। वहीं रीना गुस्से से थटपटाई जा रही थी। उसका तो बस चले तो वह जाकर ससुर का गला ही दबा दे, लेकिन आज वह अकेली पड़ गई थी। वही आंखें घूर घूर कर अपने पति की तरफ बोल रही थी। फिर वह देखती ही रह गई। आरती दीदी के पति संतोष जी कार निकाले आनंद कुमार जी और आरती दीदी को लेकर बाजार की तरफ चले गए। दोनों लोग जब बाहर जा रहे थे तो आरती दीदी ने समझाया, भैया तुम डरो मत, आज जो तुमने बोला है, देखा ना, तुम्हारे बेटे और बहू की बोलती बंद हो गई। अब बहन की बात सुनकर आनंद कुमार जी ने कहा, दीदी, तुम्हारे सामने आज मैं इतना बोल पाया हूँ, वरना मेरी हिम्मत कहाँ होती है। थैंक यू दीदी,
जो तुम आई और मुझे इतना सपोर्ट की, मैं आज कितना बोला, यह हिम्मत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई, वरना मैं तो कभी बहू के सामने बोल ही नहीं पाता था। काफी समय से मैं उसका आतंक सह रहा था। आरती दीदी ने समझाते हुए कहा, देखो, अभी जो तुमने कहा है ना, उसी बात पर अमल रखना और अपनी हिम्मत बनाए रखना। बिल्कुल जो भी बोलना आत्मविश्वास के साथ बोलना, डरना मत। हम लोग तो तुम्हारे साथ है ही भैया, लेकिन साथ साथ कानून भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम कानून का भी सहारा लोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तुम अपनी प्रॉपर्टी, अपना वसीयतनामा कभी भी बदल सकते हो। तुम्हारे पास पक्का प्रूफ है। तुम डरो मत। किस बात के लिए डर रहे हो? अगर ऐसी कभी नौबत आ गई तो हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यह सुनकर आज आनंद कुमार जी को बहुत साहस हुआ था। उनकी बहन और उनके जीजा जी ने उन्हें बिल्कुल उनका आत्मविश्वास जगा दिया। थोड़ी दूर घूमने के बाद आनंद कुमार जी और उनकी बहन और जीजा जी घर की तरफ चल पड़े। उन्हें तो सिर्फ अकेले में बात करना था। शॉपिंग करना तो एक बहाना था। जब घर आए तो देखा रीना टेबल पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लगा रही थी। वह प्यार से बोलते हुए कहती है, बुआ जी, फूफा जी, आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। और इधर ससुर को भी कहती है, पापा जी आप भी आ जाइए, सब लोग साथ में खाना खा लेते हैं। आनंद कुमार जी आज बहू का यह बदला हुआ रूप देखकर काफी आनंदमयी और खुश हो रहे थे। हुआ यह था कि जब वह तीनों लोग मार्केट चले गए थे तो इधर विशाल ने पत्नी को कहा कि देखो रीना, हम लोग पापा के साथ वाकई में गलत कर रहे हैं। यह पापा की मेहनत की कमाई का घर है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पापा दिन भर मजदूरी करते थे और इस मकान को बनाते, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तुमने तो पापा को सच में नौकर ही बना दिया। आखिर मेरे पापा यह घर लेकर जाएंगे थोड़ी ना। जितने दिनों की उनकी जिंदगी है, उन्हें सुख चैन से अच्छा अच्छा खाने दो। आज पापा ने कह दिया ना कि अगर यह घर वह देंगे तो किसी ट्रस्ट या वृद्धा आश्रम को दे देंगे। हम गलत सोच रहे थे कि वह यह घर अपनी बहन को देंगे। वह अपनी बहन जीजा को नहीं देंगे। अगर हम उनके साथ ऐसा ही गलत करते रहे तो वह वृद्धा आश्रम को जरूर दे देंगे। आज यह बातें सुनकर रीना की भी आंखें खुल गई थी। वह ससुर के लिए तो नहीं, बस इतना जरूर डर रही थी कि विशाल की भी इतनी आमदनी नहीं थी कि वह इतना बड़ा आलीशान मकान लेकर उसे कहीं और ले जाए। इसीलिए वह इतना बड़ा मकान छोड़कर किराए के 2 कमरे के मकान में जाना नहीं चाहती थी। उसकी सहेलियां आती थी तो उसके घर को देखकर बड़ी तारीफ करती थी और रीना भी उस घर के नाम पर ही शो ऑफ किया करती थी कि मेरे ससुर का बहुत बड़ा आलीशान मकान है जो कि अब मेरा हो चुका है। रीना कुछ पल के लिए डर गई कि वह घर छोड़कर नहीं जाएगी। इसीलिए रीना ने अब तय कर लिया था कि अब जो भी खाना बनेगा वह सब उस ससुर को भी देगी और सब लोग साथ में ही मिलकर खाएंगे। रीना को अपने ससुर के साथ कोई हमदर्दी या प्यार तो नहीं था, बस डर के कारण ही उसने ऐसा सोचा था। लेकिन आनंद कुमार जी के लिए यही काफी था कि अब जो कुछ घर में बनता था उन्हें भी पेट भर का भोजन मिलने लगा था और पोते को भी उनके पास आने से रोकना बंद कर दिया था। आनंद कुमार जी ने सोचा कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए भी क्या। मुझे पेट भर का 2 टाइम का भोजन मिल जाए और मेरा पोता मेरी आंखों के सामने मेरे पास आ जाया करे। इसी में वह बहुत खुश थे और अपनी बहन को जाते जाते बहुत सारा आशीर्वाद और उनका धन्यवाद बोलते हुए बोले, आरती दीदी, आज जो कुछ भी है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं आती तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती और ना ही आज यह सब कुछ मुझे नसीब होता। आरती दीदी और संतोष जीजा जी आनंद दी को आश्वासन दिए कि अब सब कुछ ठीक ही रहेगा, बस आप इसी तरह से अपने इरादा पक्का रखना। और वह फिर अपने घर चले गए। तो ये कहानी यहीं से खत्म होती है। कहानी आप लोगों को कैसी लगी
लाइक और कमेंट करके अपने अनमोल विचार जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जिंदगी का सफर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।